गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एमपीपीएससी सीरीज को लेकर के है, आज उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज थोड़ा जो मेरा स्लाइड है वो थोड़ा सा मैं जानबूझ करके उसको सिंपल तरीके से बनवाया हूं, और ये जो छोटी सी जो दिख रही है आप उसको नज़र नहीं आ रही होगा, मगर फिर भी मैं इसको बता देता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं MCQ, ठीक, किसके बारे में? सेबी के बारे में। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आज हम लोग MCQ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जानबूझ करके छोटा रखा, ठीक, कि कभी कभी कुछ चीज़ें छुपा करके रखनी चाहिए, ओके। मगर मैं आपको बता दिया कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं MCQ किसके बारे में? सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, ताकि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। फिर से एक बार दिल से स्वागत, और आइए बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए इस सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जो एकदम हार्ड लेवल के भी हैं, इजी लेवल पे भी हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका सेबी को लेकर के कि भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? अगर बोलेगा तो भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है कौन? सेबी। कौन नियंत्रित करेगी? सेबी करती है। तो भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करती है? सेबी करेगी, ठीक है। कौन? SEBI, सेबी करती है भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रण, ठीक। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? मतलब सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, पूछ रहा है। तो वर्षा, मौद्रिक नीति, राजनीतिक अस्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा, मानसून, ये थोड़ा सा इफेक्ट करता है कि जब मानसून नहीं होगा, अच्छे से बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगा, फसल नहीं होगा तो अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो भारत में खाने पीने की चीजों में कमी आ जाएगी, ठीक। जिससे क्या सेंसेक्स में फर्क पड़ेगा? हाँ, ये भी फर्क पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता ये होगी कि सरकार ही स्टेबल नहीं रहेगी तो उसका भी फर्क पड़ता है। और तीसरा आपका मौद्रिक नीति, कि अगर RBI द्वारा सही तरीके से और अच्छा जो प्रॉफिटेबल हो ऐसी अगर मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, और अगर इसको नहीं करेगा अच्छे तरीके से, तो भी ये किससे इफेक्ट करता है? सेंसेक्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो तीनों की तीनों चीजें क्या है? मौद्रिक नीति मतलब सेंसेक्स के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है। तो इनमें से क्या नहीं होगा? कोई नहीं। तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही हैं किसके लिए? सेंसेक्स के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? मतलब सेंसेक्स जो है उसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? सेंसेक्स मतलब जो बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर के एक संकेत देता है, जिससे अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसकी कमजोरी के बारे में पता चलता है। और सेंसेक्स ही ये बताता है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, मतलब किस कंपनी के शेयर ज्यादा हाई लेवल पर है जिससे वो प्रॉफिट कमा रही है, या यही बताता है कि कौन सी कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक, जिससे शेयर खरीदने से नुकसान हो सकता है। तो टोटल कितनी कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड है? तो टोटल है आपकी 30 कंपनी। कितनी? 30 कंपनी। 30 कंपनियां सेंसेक्स में क्या है? लिस्टेड है। कितनी कंपनी? 30 कंपनियां, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? मतलब कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मतलब जो बताता है कि हाँ भारत की अर्थव्यवस्था इतनी होगी, या ये बताता है कि हाँ भारत की अर्थव्यवस्था डेवलप है कि नॉन डेवलपिंग है कि डेवलपिंग कंट्रीज है। तो ये एजेंसी क्या करती है? भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। तो पहला आपका क्रिसिल्स, CRISIL, क्रिसिल्स। तो ये सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1987 में किया गया, ठीक। इसका पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन CRISIL, सॉरी एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा सुधारता हूं मैं। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड,
CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, पूरा नाम है इसका क्रेडिट एजेंसी। और यह 1987 में बनी क्रिसिल, जो सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। दूसरा ICRL, ठीक, आई का दो मतलब है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, ICRL का दो मतलब है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1991 में हुई। ICRL, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग लिमिटेड कंपनी, ठीक, इसकी स्थापना 1991 में हुई। उसके बाद आता है केयर, CARE, क्रेडिट एनालाइज रिसर्च एजेंसी, CRE एक साथ है, CARE, केयर का है क्रेडिट, एनालाइज, RE को मिला करके रिसर्च, और उसके बाद है L है लिमिटेड, ठीक। तो और इसकी स्थापना हुई 1993 में। तो आपका क्रिसिल भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ICRL भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और केयर भी है, ठीक। ये नहीं है निक्केई, ये आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टर्म स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है? मतलब किसके तहत स्टॉक एक्सचेंज में या कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है या कोई भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, वो नहीं होता, ठीक। तो एक है आपका NEV, एक है आपका NSE, एक है आपका IPO, और एक है आपका KPO। तो KPO जो है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। NEV, NSE और IPO, ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है? स्टॉक एक्सचेंज से। तो कौन नहीं है आपका? KPO, ये एजुकेशन से रिलेटेड संस्था है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? KPO होगा, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कारण हो सकता है कि शेयर बाजार में अचानक मूल्य कम हो जाए? तो कौन सा कारण हो सकता है कि जिसमें शेयर बाजार में उसका सेंसेक्स जो है वो गिर जाए? क्लियर। तो पहला, दिवालिया हो रही एक बड़ी कंपनी, हाँ उसका इफेक्ट करेगा। उसके बाद वैश्विक मंदी, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, आतंकवादी घटना, हाँ ये तीनों के तीनों घटनाएं भी सेंसेक्स के उतार चढ़ाव पर इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर किसी देश में, किसी राज्य में कोई आतंकवादी, बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, और उस राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसका इफेक्ट वहां पर काम करने वाली कंपनी और उसमें यहाँ काम करने वाले लोगों पर भी पड़ता है। तो ये भी क्या होगा? एक उतार चढ़ाव का कारण होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ये तीनों सही है। तीनों के तीनों क्या होंगे? किसी भी शेयर बाजार में अचानक मूल्य कम होने के कारण होंगे। दिवालिया हो रही है एक बड़ी कंपनी, वैश्विक मंदी का डर, एक आतंकवादी हमला, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं? कारण होते हैं किसी देश की सेंसेक्स के उतार चढ़ाव के लिए। फिर आ जाओ, SP 500 क्या है? ठीक, तो SP 500 है आपका अमेरिका की एक स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 500 कंपनियां क्या है? लिस्टेड है। अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें लगभग 500 कंपनियां क्या हैं? लिस्टेड हैं, ठीक है ना। तो SP 500 ये है। क्लियर। फिर आ जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में औपचारिक स्टॉक नहीं है? मतलब कौन सा शहर है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा? तो फ्रैंकफर्ट है आपका, कहाँ का? जर्मनी का, ठीक, ओके। लंदन का है FTSE 100, हांगकांग का है हैंगसेंग, मोंटे कार्लोस में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से आपको आधिकारिक तौर पर ट्रेड किए जाने की संभावना नहीं है विश्व के शेयर बाजार में। मतलब किस तरीके से आपको ट्रेड नहीं किया जा सकता? किसमें? शेयर बाजार में। तो अपमान करके ट्रेड नहीं कर सकते। विदेशी मुद्रा से ट्रेड होगा, कंपनी स्टॉक से ट्रेड होगा, गोल्ड से ट्रेड होगा, मगर अपमान के तरीके से ट्रेड नहीं होता। अपमान जैसा कोई वर्ड नहीं होता। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ये जिंदगी में होता है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट, FTSE 100 इंडेक्स का उपयोग शेयर बाजार को मापने के लिए किया जाता है। किस देश का है ये? तो FTSE 100 है आपका कहां का? यूनाइटेड किंगडम, UK, लंदन का है ये। कहां का है? लंदन का है ये, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा? निफ्टी की स्थापना कब हुई? तो निफ्टी की स्थापना हुई थी 1992
1996 में। निफ्टी की स्थापना कब हुई थी? 1996 में निफ्टी की स्थापना की गई। कब की गई? 1996 में। एक्चुअल में निफ्टी का आधार वर्ष माना जाता है 1995 को, ठीक, 1995 को निफ्टी का आधार वर्ष माना जाता है, मगर वास्तविक रूप से कार्य करना शुरू की थी 1996 से, तो उसी को लिया जाता है क्या चीज? आपका 1996 को, ठीक। नेक्स्ट, ठीक, फिर आ जाओ आप निम्न में से किसे शेयर बाजार में घूमते हुए देख सकते हैं? शेयर बाजार में दो चीज होता है, कौन सा? बुल्स एंड बियर। बुल्स मतलब एकदम मूल्य बढ़ेगा, बियर मतलब घटेगा। तो बकरी नहीं होगी, ये कभी नहीं घूमेगा, गाय नहीं घूमेगा, ठीक, चूहा नहीं घूमेगा। तो किसे देख सकते हैं घूमते हुए? बुल्स को, ठीक है ना। चिन्ह बना हुआ है बॉम्बे के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसा करके क्या बना हुआ है? एक चिन्ह बना हुआ है, किसका? बुल्स का, ठीक है, ओके। फिर आ जाओ, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, दो संस्थाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मतलब कौन सा दो संस्था है ऐसा जो IISL इंडिया इंडेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट लिमिटेड से संबंधित है? तो एक हो जाएगा आपका NSE एंड एक हो जाएगा आपका ICRL, ठीक है। ये दोनों के दोनों, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई और ये आपका NSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो इससे संबंधित है दोनों IISL, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? FTSE 100 लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है, निक्की का संबंध सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज से है, मिडडेक का संबंध जापान से है, BSE का संबंध सेंसेक्स से नहीं है। सत्य पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो निक्की आपका हो जाएगा टोक्यो का, ठीक। मिडडेक्स होगा आपका किसका? जर्मनी का, ठीक। BSE सेंसेक्स से रिलेटेड है, ठीक, ओके। तो ये दोनों गलत, ये तीनों गलत, केवल FTSE 100 ये वाला सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? FTSE 100 लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है जो यूरोपीय बाजार की गतिविधियों पर नजर रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, ठीक। नेक्स्ट, कोस्पी किस देश का सूचकांक है? तो कोस्पी है आपका किसका? दक्षिण कोरिया का। कोस्पी कहां का है? दक्षिण कोरिया का सूचकांक है, ठीक। फिर इनमें से कौन सा सूचकांक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो सुमेलित करना है अपन को। तो सेट लिखा हुआ है थाईलैंड का, JCI लिखा हुआ है जापान का, नस्डॉक लिखा हुआ है अमेरिका का और तेन लिखा हुआ है ताइवान का। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो सेट है आपका थाईलैंड का, सही है। नस्डॉक है अमेरिका का, ये भी सही है। तेन है आपका ताइवान का, ये भी सही है। JCI जापान का, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? JCI जापान, ठीक। नेक्स्ट, ब्लू चिप किसे कहा जाता है? ठीक, तो ब्लू चिप, पहले तो ये जान लो ब्लू चिप है क्या। तो ब्लू चिप का शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1923 में। ब्लू चिप शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1923 में। ब्लू चिप किसी कंपनी को यह आधार प्रदान करता है कि वह कंपनी प्रॉफिटेबल है, मतलब उस कंपनी में केवल लाभ होता है, उसमें नुकसान की संभावना नहीं होती, उस कंपनी पर कोई कर्ज नहीं होता, अगर होता भी है तो नाम मात्र का कर्ज होता है, और यह बताता है कि अगर आप इस कंपनी का शेयर लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ब्लू चिप किसी कंपनी की रेटिंग डिसाइड करती है कि वो प्रॉफिट में है, किस कैसी है, उसकी कंडीशन को बताती है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1923 में किया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है कि ब्लू चिप किसे कहा जाता है, तो ऐसी कंपनी जो बड़े उद्योग घरानों द्वारा चलाई जाती हो, नहीं, ऐसी कंपनी जिसके शेयर खरीदना रिस्क ना हो, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, या ऐसी कंपनी जो विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो, नहीं। अभी कहा हूं ऐसी कंपनी जिसमें लाभ हो और जिसमें हानि की संभावना नहीं होती, तो आप उसका शेयर खरीद सकते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर खरीदना रिस्की ना हो उसको कहा जाता है ब्लू चिप कहा जाता है, जिसके शेयर खरीदना रिस्की नहीं होता, ठीक। इसको अगर आप खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, ठीक है। तो हमको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसको लेकर के? सेबी को लेकर के। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटे फॉर्म में रखा हूं जानबूझ करके रखने के है कि मैं चाह रहा था कि मैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोलते चलूं, ठीक, बोलते चलूं और आप उसको सुनो
और उसको याद करो। मेरे इस फोन को छोटा रखने का रीजन सिर्फ यही था, बाकी कोई रीजन नहीं। तो मैंने जो जो बोला वो आंसर सही बोला है, तो आपको वो चीज याद होगी। इससे बाहर आपको सेबी से या स्टॉक एक्सचेंज से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मैंने आपका इसका सब्जेक्टिव भी ले चुका है, क्लास ले चुका हूं, तो जैसे आपको उसमें बताया था मैं उसी तरीके से आप इसको तैयार कीजिए। क्लियर? और किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, ठीक। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। तो कल हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग एक दिन और किसके बारे में, इकोनॉमिक सर्वे को लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन चलाएंगे अपन, और उसके बाद अपन उसमें एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत कम है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मगर क्वेश्चन अगर आया भी तो करंट लेवल का सबसे ज्यादा आएगा। तो करंट लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपका बजट, ठीक है। तो उसको हम लोग विस्तार रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कोई कर रहे हैं, मगर इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।